बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, 9 मई हमारी कौमी तारीख़ का एक अलमिया बन चुका है। अब यह ज़िक्र बेमानी है कि उस रोज़ क्या हुआ, उसका ज़िम्मेदार कौन था, उसका बेनिफिशरी कौन था और कब तक 9 मई का सौदा बिकता रहेगा। फ़िलहाल उसके नताइज पर बात करते हैं। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के 35,000 कारकुनों पर मुकदमात बने। पार्टी के कई रहनुमा अब भी जेलों में। इस 9 मई के बाद 8 फरवरी भी हुआ, जिससे पहले इमरान खान को सजाएं सुनाई गई, पार्टी का निशान छीन लिया गया। इसके बावजूद कौम ने इमरान खान के हक में फैसला दिया और डंके की चोट पर दिया। कौम को फॉर्म 47 सहना पड़ा। 2.25 साल हो गए हैं कि मुल्क पर फॉर्म 47 का निज़ाम मुसल्लत किए हुए, मगर बदला कुछ भी नहीं। कौम जहाँ खड़ी थी अब भी उससे 1 इंच पीछे नहीं हटी। तहरीक इंसाफ को शिकस्त देने के लिए आज भी छीनना पड़ रहा है। ये इस हकीकत का एतराफ़ है कि इमरान खान ने इस बसीदा निज़ाम को गले से या गिच्ची से पकड़ रखा है। निज़ाम के रखवालों और इसके बेनिफिशरीज़ को अब भी यही लगता है कि इमरान खान को जब भी मौका मिला वो एक झटके से इस निज़ाम का काम तमाम कर देंगे। आज भी इमरान खान पूरे निज़ाम पर भारी है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन से पहले वही अमल दोहराया जा रहा है। PTI से फिर निशान छीन लिया गया है। जब ये फैसला कर ही लिया गया है कि इलेक्शन में अवाम के फैसले को कोई अहमियत नहीं देनी, तो फिर इलेक्शन कराने की ज़रूरत ही क्या है। अपनी पसंद के कुछ लोगों को इक़्तिदार सौंप दें, नॉमिनेट कर दें। इस इंतखाबी तमाशे पर फिर अरबों रुपए लुटाने की क्या ज़रूरत है। एक बात समझ क्यों नहीं आ रही कि कौम ने भी इमरान खान को एक तरह से अपनी ज़िद बना लिया हुआ है। यकीन तो नहीं आता, मगर फ़िलहाल तमाम ज़राए यही बता रहे हैं कि 28वीं तरमीम के मामले में सदर जरदारी नहीं मान रहे, जिस पर दूसरी तरफ से दबाव बढ़ाया जा रहा है। सूरत हाल से वाकिफ़ ज़राए कहते हैं कि जी जनाब सदर को पैगाम दे दिया गया है कि अगर ऐवान सदर में मज़ीद क़याम की ख्वाहिश है तो 28वीं तरमीम पर बिला चूँ चना रजामंदी ज़ाहिर कर दें और इसी तनख्वाह पर अपनी नौकरी जारी रखें। बसूरत दीगर पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर जरदारी फैमिली का मामला जो है वो नैब वाले देखेंगे। इस बारे में इदारों के एक ख़ुद साख्ता तर्जुमान ने यह भी बता दिया है कि जी ऐसा नहीं हो सकता कि आप सदारत और 2 सूबों की वजारत आला, सेनेट की चेयरमैनशिप और गवर्नरशिप जैसे ओहदे तो एंजॉय करें और जब आपकी ज़रूरत पड़े तो आप इनकार कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। नाज़रीन, तर्जुमानों का लहजा बता रहा है कि पैगाम रसानी ज़रा सख्त अंदाज में करने की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत को बता दिया गया है कि आप पहले ही बहुत वक्त ले चुके हैं, जल्द लाइन पर आ जाएं या फिर आपको लाइन पर लाने के लिए स्क्रू मज़ीद टाइट किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को बताया जा रहा है कि 28वीं तरमीम बजट से पहले ही मंजूर कराई जानी है। ज़्यादा इम्कान यही है कि तरमीम 21 मई को पार्लियामेंट में टेबल होगी और 25 मई को मंजूर कराने की कोशिश की जाएगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत को बता दिया गया है कि चाहे कुछ भी हो, ये हो के रहनी है। फ़िलहाल सदर जरदारी अपने पार्टी के दीगर कायदीन को यही बता रहे हैं कि वो तरमीम के लिए वोट नहीं देंगे, जिसका इजहार गुज़िश्ता रोज़ पार्टी के रहनुमा आगा रफ़ीउल्लाह ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जी हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इस पर जनाब हामिद मीर ने कहा कि आगा साहब आपको वहाँ जाना पड़ सकता है जहाँ इस वक्त PTI है। उनका इशारा ऑब्वियसली अडयाला की जानिब था, जिस पर आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा कि हम उसके लिए भी तैयार हैं। उन्होंने प्रोग्राम में अपने साथ बैठे नून लीग के वज़ीर मुमलिकत अकील मलिक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि नून लीग वाले बड़े अहमक हैं, ये भी नहीं बचेंगे, हमारे बाद 1-2 माह के अंदर अंदर इनकी बारी भी आ जाएगी। अब नाज़रीन, खेल बहुत वाज़े होता जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी की खबर इस वक्त मीडिया पे ऐसे छाई हुई है जैसे ये कोई इंटरनेशनल इशू है। अमेरिका ईरान की जंग का इन्हिसार भी अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी और रिहाई पर ही मुनहसर। पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। पूरी कौम महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस रही है, जिस पर हमारा मीडिया भी खामोश नज़र आ रहा है। लेकिन पिंकी की गिरफ्तारी और उसकी अदालत में आनिया जानियाँ वो पूरे तमतराक के साथ दिखा रहा है। वो जिस अंदाज में अदालत में पेश हुई, जिस तरह वो पानी की बोतल एक हाथ से दूसरे हाथ में घुमा रही है, फिर जिस तरह वो कमरा अदालत में गई, नाज़रीन आप खुद ज़रा सोचें कि क्या कोई गली का मनशियात फरोश या इटली का कोई गैंगस्टर इस अंदाज में, जिस पर स्मगलिंग के शदीद इल्ज़ामात हों, दलेर से दलेर या बुज़दिल से बुज़दिल आदमी भी हो, वो क्या अदालत में इस अंदाज में पेश होता नज़र आया है कभी आपको? नेवर। मैंने तो अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में इस तरह कभी मुल्ज़िम को पेश होता नहीं। बाकायदा वो ओवर एक्टिंग करती हुई खातून नज़र आ रही है।
یعنی اس کو جو پڑھایا گیا ہے اس کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں, جو اس کی ٹیلی فونک کنورسیشن جو ہیں وہ لیکڈ منظر عام پر آئی ہیں, ان میں بھی جس انداز میں وہ گفتگو کر رہی ہے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ رٹا رٹایا سبق جو ہے یہ پڑھایا گیا. اگر وہ آواز اس کی بھی ہے تو یہ وقت آنے پہ پتہ چلے گا. لیکن یہ جس کا بھی یہ اسکرپٹ ہے بڑا کمزور سا لگ رہا ہے. ناظرین پھر میں وہی بات دہراؤں گا کہ گلی میں کوئی منشیات, چھوٹا موٹا کوئی منشیات فروش ہو یا کوئی ملکی سطح کا ڈرگ ڈیلر ہو, وہ کبھی بھی اس انداز میں وہ شیخیاں نہیں بکھیرتا, اور وہ بھی ایک عام ٹیلی فون کال پہ. وہ اس طرح جو ہے وہ اپنے صارفین کو اپنے نمبر نہیں تقسیم کرتا پھرتا کہ جناب اگر میں گرفتار ہو گیا یا گرفتار ہو گئی تو پھر آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں. یہ کیا ہے؟ مطلب یہ ناقابل یقین. پھر اس کی جو ڈبیاں ہیں جس میں وہ کوکین فروخت کرتی ہے, اس کے اوپر اس کی باقاعدہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے, اس کا نام لکھا ہوا ہے. بہرحال میری سمجھ سے تو ابھی تک بالا تر ہے. میرا دماغ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کوئی اوریجنل کریکٹر ہے اور اس کریکٹر پر اتنی ہی بات کرنے کی ضرورت ہے, اتنی ہی توجہ دینے کی ضرورت ہے جتنی کہ اس وقت ہمارا میڈیا دے رہا ہے. میرا گمان یا بدگمانی سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ یہ بڑے معاملات سے توجہ ہٹانے کی ایک بھونڈی کوشش ہے. میں تو یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ جو پنکی والا معاملہ اٹھایا گیا ہے اس کا واحد مقصد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بازو مروڑنا ہے. میں تو یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میری ایک ہی سمجھ میں بات آتی ہے کہ اس معاملے کو صرف اس لیے اچھالا گیا ہے کہ کچھ بڑے معاملات سے فی الحال توجہ جو ہے قوم کی وہ اس جانب مرکوز کر دی جائے. اچھا ناظرین, اب آپ دیکھیں کہ پنکی کے اس شور میں ایک بڑی خبر دب گئی ہے. ستھرا پنجاب منصوبے میں میگا کرپشن کا پہلا کیس سامنے آ گیا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. میرے ناظرین اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اس خاکسار نے سب سے پہلے آپ تک یہ خبر پہنچائی تھی کہ ستھرا پنجاب منصوبہ اصل میں خزانہ صاف کرنے کا منصوبہ ہے. پنجاب کی 156 تحصیلیں ہیں جہاں ستھرا پنجاب منصوبہ جاری ہے. ان میں سے صرف 2 تحصیلیں یعنی فیصل آباد سٹی اور صدر میں 1 ارب روپے کی لوٹ مار کی گئی ہے, جس پر اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا. باقاعدہ ان 2 تحصیلوں میں ستھرا پنجاب منصوبے کے لیے 2317 کنٹینرز کے لیے فنڈز لیے گئے تھے, مگر 1717 کنٹینر لیے گئے. منی ڈمپرز کے لیے فنڈز لیے گئے, ان کی جگہ رکشے استعمال کیے گئے. ایف آئی آر کے مطابق 2024 سے 2026 تک 633 گوسٹ ملازمین کی تنخواہیں بھی سرکاری خزانے سے وصول کی جاتی رہیں. پھر منصوبے کے مطابق 118 ویسٹ انکلوئر بنائے جانے تھے مگر صرف 33 بنائے گئے. ستھرا پنجاب کے ڈیٹا کو بھی تبدیل کیا جاتا رہا. یہ صرف 2 تحصیلوں کی کرپشن ہے. ناظرین یہ ذہن میں رکھیں, پورے پنجاب کی 156 تحصیلوں میں یہی حال ہے. حکومت پنجاب کا یہ فلیگ شپ منصوبہ بری طرح ناکامی کا شاہکار بن چکا ہے. کہیں پر بھی آپ کو اس کی خبر نہیں ملے گی. ہر جگہ پنکی کی گردان جاری ہے. دوسری طرف ناظرین وفاقی حکومت کا فلیگ شپ منصوبہ بھی مکمل طور پر ناکام ثابت ہوا ہے. یہ منصوبہ ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یا SIFC. جناب انصار عباسی خبر دے رہے ہیں کہ SIFC جسے معیشت کے لیے گیم چینجر قرار دیا جا رہا تھا, اس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ 16 ماہ سے اس کی ایپیکس کمیٹی کا کوئی اجلاس ہی نہیں ہوا, جس سے SIFC کی بڑے پیمانے پر غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کی صلاحیت پر سوالات اٹھنے لگے ہیں. SIFC کو سول اور عسکری قیادت کی ہم آہنگی کے ساتھ 1 ونڈو فاسٹ ٹریک پلیٹ فارم کے طور پہ بنایا گیا تھا, مگر اب اعلیٰ سطح پر پیش رفت کا شدید فقدان دیکھنے میں آ رہا ہے. حتیٰ کہ SIFC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا آخری اجلاس بھی ہوئے 11 ماہ گزر چکے ہیں. انصار عباسی بتا رہے ہیں کہ سرمایہ کاری کے لیے ہونے والے MOUs عملی شکل اختیار نہیں کر سکے. سیاسی غیر یقینی بیوروکریٹک رکاوٹیں اور سیکیورٹی خدشات یا پالیسی کا عدم تسلسل کی وجہ سے سرمایہ کاروں کا اعتماد ہے کہ بحال ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. 2 سال پہلے حکومت کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ ایسا منصوبہ لا رہے ہیں جس سے 1 سال کے اندر ملک میں $100 ارب کی سرمایہ کاری آئے گی. نون لیگی وزراء قوم کو بتا رہے تھے کہ اس منصوبے کی کامیابی سے ملک میں عمران خان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا, مگر حقیقت یہ ہے کہ نہ ملک میں سرمایہ کاری آ رہی ہے اور نہ ہی اس کے لیے بنائے گئے اداروں کے اجلاس ہو رہے ہیں. باقی رہے نام اللہ کا. ناظرین اکرام,
सरकारी कैंप में जारी अफरा-तफरी का अंदाज़ा एक खबर से लगाएं कि बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल को अचानक उनके ओहदे से हटा दिया गया है। ये वो डॉक्टर फैसल है जिन्होंने सरकारी मुलाजिम होते हुए भी नून लीग की चापलूसी में हर हद पार कर दी थी। जब सजा याफ्ता नवाज शरीफ ने लंदन से पाकिस्तान आए थे तो यही डॉक्टर फैसल थे जो नवाज शरीफ को एयरपोर्ट तक रुखसत करने आए थे। मगर अब डॉक्टर फैसल भी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब के अताब का निशाना बन रहे हैं। डॉक्टर फैसल की बरतानिया में तैनाती की मुद्दत 2 माह बाद पूरी होने वाली थी, मगर उन पर गुस्सा इतना ज़्यादा था कि 2 माह भी इंतज़ार नहीं किया गया और उन्हें हाई कमिश्नर के ओहदे से हटा दिया गया। अब ज़राए का कहना यह है कि मामला लंदन में किसी वेंडर को ठेका देने का था। ज़राए क्या, एजाज सैयद साहब की खबर है। इसहाक डार साहब चाहते थे कि नून लीग के किसी आदमी को ठेका दिया जाए, मगर उसे ठेका नहीं मिला, जिस पर डॉक्टर फैसल को कहा गया कि नौकरी छोड़ो और फिर उन्हें फारिग कर दिया गया। एक ख्याल ये भी है कि सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच भी डॉक्टर फैसल से खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें इतलात मिल रही थी कि डॉक्टर फैसल उनकी जगह लेने के लिए पर तोल रहे हैं, यानी सेक्रेटरी खारजा बनने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर फैसल को नून लीग की खिदमात का ये सिला मिला। उनकी जगह टीपू उस्मान को बरतानिया में हाई कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। ये कैरियर डिप्लोमेट भी नहीं है, इस वक्त वो वज़ीर आज़म के चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं। और नाज़रीन, आखिर में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का एक फ़िक्र अंगेज़ लेकिन बहुत ही दिलचस्प ट्वीट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब लिखते हैं कि अपने अड़ोस पड़ोस समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अवामी फ़ैसले का एहतराम देखते हैं तो रश्क आता है। वोट का फ़ैसला और अवामी नुमाइंदगी बालादस्त तस्लीम किए जाते हैं। लोग वोट की ताकत से सियासत का धारा बदलने की ताकत रखते हैं। क़यादतें बनाते और बिगाड़ते हैं। मार्शल आता है, ना कोई मुदाखलत कर सकता है। टेस्ट ट्यूब क़यादत का कोई तसव्वुर ही नहीं है। ये सब कुछ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब लिख रहे हैं। लिखते हैं, वहाँ सियासी जमातें अपने मंशूर पर आज़ादाना चलती हैं, जमहूरियत मांगने से पहले अपने ऊपर जमहूरियत नाफज करती हैं। अदलिया मुलाजमत नहीं बचाती, इंसाफ देती है, इज़्ज़त कमाती है। हम बदकिस्मत 7 दहाइयों से दायरे में घूम रहे हैं। सुहाने ख्वाब, खोखले नारे और मुखालिफ को पाताल तक छोड़ कर आना हमारा कौमी मिजाज बन चुका है। ये जमूद वोट से बदलता नज़र नहीं आता। तकदीर बदलने की कीमत कहीं ज़्यादा है। ये सारे अल्फाज जो मैंने बोले हैं, ये सारे मेरे नहीं हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के हैं। इस ट्वीट के बाद इंसान ख़ुद पे जितना मर्ज़ी कंट्रोल कर ले नाज़रीन कराम, उसके मुंह से लामहला ये सवाल निकलता है कि मोहतरम जनाब ख्वाजा साहब, इन तमाम बातों के बावजूद फिर भी आप नून लीग में क्यों हैं? नाज़रीन, आखिर में इरफान सादिक साहब के 2 अशार, ये हकीकत है नहीं खाम ख्याली मेरी, ये हकीकत है नहीं खाम ख्याली मेरी, मनसबे इश्क पे होनी है बहाली मेरी, मनसबे इश्क पे होनी है बहाली मेरी। तुझ समंदर से मेरी सुलह नहीं हो सकती, तुझ समंदर से मेरी सुलह नहीं हो सकती, तूने साहिल पे बहुत प्यास उछाली मेरी, तूने साहिल पे बहुत प्यास उछाली मेरी। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।